स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल आराध्या क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है क्षेत्रमिति। कल हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में देखा था। आज हम आयत और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आयत को समझते हैं। वैसे ज्योमेट्री में मैंने इस आकृति को काफ़ी अच्छे से समझा चुकी हूँ, आप उसके अंदर जाके भी इसको देख सकते हैं। बाकी वापस देख लेते हैं जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा हो तो। आयत की आकृति चतुर्भुज की होती है, यानी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। और उस एक प्रकार का चतुर्भुज ही आयत है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। 90 डिग्री होता है इसका प्रत्येक कोण। ABCD ये क्या है? चार इसके शीर्ष हैं और चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। इसमें दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटते हैं दो बराबर हिस्सों में। ये इसके दो विकर्ण हो गए। अब देखिए, अब हम निकालते हैं इसका परिमाप। इसकी बात आती है परिमाप की। परिमाप मीन्स चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। अब इसकी जो चार भुजाएं हैं, आप चाहो तो इसका योग कर सकते हो। तो इसकी इस भुजा को तो अपन बोलते हैं लंबाई, और सामने वाली भी लंबाई कहलाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है तो ये भी इसकी चौड़ाई कहलाएगी। यानी इसमें दो तो लंबाई होती है और दो ही चौड़ाई होती है। तो आप चाहो तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई, चारों भुजाओं को कैसे भी इसको जोड़ सकते हो। ये इसका परिमाप हो गया। फॉर्मूले की बात आई तो आप क्या कर सकते हो? एक बार लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ के और 2 से गुणा भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। वैसे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वैसे आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, आप चारों भुजाओं का कर सकते हो। लेकिन ये थोड़े अपने क्वेश्चंस में काम आ जाता है। जब आपको परिमाप दे रखा हो, एक चीज़ पूछ लेता है लंबाई या चौड़ाई में से, तो आपको पक्षांतरण करना होता है, इसलिए फॉर्मूला याद आ जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। बात खत्म परिमाप की। अब क्षेत्रफल पे आते हैं अपन। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल बिल्कुल इजी है, सब बच्चों को याद रहता है। ये तो छोटा सा फॉर्मूला है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई भी वर्ग इकाई होती है। दो भुजाओं का गुणा करने पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोनों को गुणा कर दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल है। बस इतना सी बात याद रखनी है अपन को। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसके क्षेत्रफल की बात आ गई। अब इसमें से और भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आपसे कई बार विकर्ण पूछ लेता है। आयत का विकर्ण बताइए भाई, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला बताइए। तो ऐसे सूत्र याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि देखिए, ये आयत है, आयत को ये विकर्ण इस प्रकार से बीच में से काट रहा है, ये समकोण बना रहा है। तो ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज ही तो हो गया। ABC की बात करते हैं हम, आधे त्रिभुज की, ठीक है। तो क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आधार, लंब और कर्ण। तो जो विकर्ण है, आयत का जो विकर्ण है वो क्या है? कर्ण ही तो है। तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस जिसे विकर्ण है, वैसे तो इसका नाम कर्ण है, लेकिन विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब चौड़ाई का स्क्वायर। इस प्रकार से हम जब फॉर्मूले से करेंगे इसको, तो विकर्ण बराबर अंडर रूट, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? वर्गमूल। तो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये सूत्र याद कर लेते हैं कई बार बच्चे, लेकिन इसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप समकोण त्रिभुज के द्वारा आराम से इसका विकर्ण निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई अपने आयत की बात। अब हम विकर्ण वर्ग देखते हैं। अब देखिए, अगली आकृति आती है अपनी वर्ग। वर्ग भी एक प्रकार से आयत ही है। इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग एक प्रकार से आयत ही है, यानी प्रत्येक
वर्ग आयत कहलाता है, परंतु प्रत्येक आयत वर्ग नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ये आयत किस प्रकार से है, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है और इसमें भी दो ही विकर्ण होते हैं और जो एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटते हैं। तो वर्ग की परिभाषा क्या हुई, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण समकोण हो और जिसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हो, ये हो गई वर्ग की परिभाषा। ये चारों के चारों कोण हैं समकोण, ए बी सी डी, 4 इसके शीर्ष बिंदु हैं, 4 इसमें भुजाएं हैं और 4 जो भुजाएं हैं उनका मान भी समान होता है। जब मान समान होता है इसलिए इसमें लंबाई और चौड़ाई का कोई चक्कर ही नहीं है कि ये कौन सी लंबाई और कौन सी चौड़ाई है, इसलिए इसकी सभी भुजाओं को भुजा नाम से ही अपन व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी भुजा का ही मान दिया रहता है कि वर्ग की एक भुजा, और जब आयत के क्वेश्चन होते हैं तो आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। तो समझ जाया करो कि भाई भुजा की बात है तो लंबाई चौड़ाई तो इसमें होगी नहीं, चारों भुजाएं समान है। अब देखो वर्ग की, क्योंकि चारों भुजाएं समान है तो जब वर्ग की परिमाप की बात करते हैं अपन, वर्ग का परिमाप, अब वर्ग का परिमाप बता चुकी हूँ, चारों भुजाओं का योग, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, चारों को जोड़ दो या फिर 4 से गुणा कर दो, बात वही हो गई, 4 गुणा भुजा। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 4 गुणा भुजा। अब अगर आपको परिमाप दे रखा है, देखो बिल्कुल छोटा सी बात है, क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कई बार, वर्ग का परिमाप दे रखा है, भुजा बताइए, है ना, पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन में कि वर्ग का परिमाप ये है तो बताइए भुजा, क्या कर दोगे, 4 का भाग दे दोगे, भुजा का मान मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर आगे जो भी वो बात पूछ रहा है, जैसे क्षेत्रफल पूछ सकता है कि वर्ग का परिमाप इतना है तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, आपको लगेगा क्या करें कैसे करें, भुजा ही नहीं है इसमें, तो क्या करोगे, वर्ग के परिमाप में 4 का भाग दे दोगे, भुजा का मान मिल जाएगा और भुजा से अपन वर्ग का क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, याद होगा आपको सभी को, भुजा गुणा भुजा। भाई उसमें लंबाई इंटू चौड़ाई था, आयत के क्षेत्रफल में क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई था, इसमें जब लंबाई चौड़ाई का चक्कर ही नहीं है तो भुजा गुणा भुजा कर दिया इसने। ठीक है, तो अपन इसको भुजा का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, भुजा का वर्ग या भुजा का होल स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार इसमें विकर्ण का भी बात करें तो विकर्ण भी आप तो उसी प्रकार से निकालना समकोण त्रिभुज से कि भाई ये आधार है, ये लंब है तो ये कर्ण हो गया, तो आप उसी प्रकार से इसका विकर्ण निकाल लेना। फॉर्मूला याद रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें छोटी छोटी आपको याद रखनी है। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चंस की जगह अपन इसमें पहले सभी प्रकार के चतुर्भुजों का क्षेत्रफल समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन अपन लास्ट में करेंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि आयत और वर्ग भी क्या है, एक प्रकार के चतुर्भुज ही हैं, है ना। अब दूसरे और भी चतुर्भुजों की आकृतियाँ आपके कोर्स में है तो वो कौन कौन सी है उन्हें भी अपन देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं लूँ तो समांतर चतुर्भुज की बात करती हूँ, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। आमने सामने की भुजाएं मतलब जैसे कि अपन ने आयत में देखा था अभी, ए बी भुजा सी डी के समांतर हो, ये जो ए बी भुजा है वो सी डी के समांतर हो और ये जो बी सी भुजा है वो ए डी के समांतर हो। तो इस प्रकार का चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इनमें कोण 90 डिग्री का हो ये आवश्यक नहीं होता। अगर 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो वह समांतर चतुर्भुज क्या कहलाएगा, आयत। तो वो तो आयत बन जाएगा ना। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की जब बात आती है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सूत्र है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब जो इसकी ऊंचाई है, अब ऊंचाई से तात्पर्य कहीं भी त्रिभुज में भी था, आयत वर्ग कहीं भी जब ऊंचाई का नाम आता है तो एक लंबवत, जो लंबवत ऊंचाई होती है उसी की बात होती है। सीधी खड़ी रेखा, अब यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा कोई भी नहीं है, इस प्रकार से सामने वाली भुजा पर इस प्रकार से लंब डाला जाए तो वो उसकी ऊंचाई कहलाती है। तो ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी, ना कि ये एडी भुजा या बीसी भुजा,
ये इसकी ऊंचाई नहीं होंगी। ठीक है, आधार जिस पर ये खड़ा है, ए बी भुजा मान लो या सी डी भुजा मान लो, दोनों समान होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। दूसरी आकृति अपन लेते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज नाम से समझ में आ रहा है, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं का मान बिल्कुल समान हो। अधिकांश रूप से आपको इस प्रकार की आकृति दिखने को मिलती है समचतुर्भुज में ना, ऐसी आकृति देखने को मिलती है। बचपन से अपन ऐसी आकृति पढ़ते आ रहे हैं। वैसे तो आप कैसी भी बना सकते हो, इसको ऐसी भी बना सकते हो, लेकिन ऐसी क्यों बनाते हैं? क्योंकि समचतुर्भुज में विकर्णों का ही ज़्यादा महत्व होता है, इसकी भुजाओं का कोई कम महत्व होता है। चारों भुजाओं समान है वो तो सबको पता है, नाम से पता चल जाता है, लेकिन इसमें क्या है, जो इसके विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण भी क्या होते हैं? एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता होती है। तो इसका जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो भी विकर्णों से ही जुड़ा हुआ है। अगर विकर्ण दे रखे हैं तो ही आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब कई बार क्या है, विकर्ण भी नहीं दिए होते तो आप विकर्ण निकाल सकते हो आप चाहो तो। जैसे मान लो भुजा दे दी आपको, ये 16 भुजा है ना, तो सारी की सारी 16 ही रहेगी, ये बात तो आपको पता है ना। एक विकर्ण दे देता है, कोई सा भी एक विकर्ण दे देता है दोनों में से एक विकर्ण। जैसे मान लो कि ये वाला विकर्ण दे दिया इसने 10, और आपसे क्या पूछ लेता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब विकर्णों का गुणनफल हमें तो दोनों विकर्ण पता होते तो ही हम निकाल सकते थे, है ना, क्योंकि इसके विकर्ण असमान होते हैं, लंबाई बराबर नहीं होती है। क्या होते हैं? लंबवत काटते हैं एक दूसरे को, यानी 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं एक दूसरे को। बस ये विशेषता होती है, बराबर नहीं होते हैं। तो एक विकर्ण दिया रहता है, जैसे ये 10 है तो इधर भी 5 हो गया, इधर भी 5 हो गया, तो 5 हो गया, तो ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज, है ना। और पाइथागोरस प्रमेय तो अपने दिमाग में बैठा लो, ये तो हर जगह ही काम आता है अपना। पाइथागोरस प्रमेय किस में काम आता है? समकोण त्रिभुज में। अब ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज, ये बन गया समकोण त्रिभुज यहाँ पर। तो समकोण त्रिभुज की ये भुजा तो हो गई 16, जो क्या है? कर्ण, और 5 क्या है? इसका आधार। अब लंब निकालना है अपन को, लंब निकालना है ना, और जब इस लंब का अपन दुगना कर देंगे तो ये दूसरा विकर्ण आ जाएगा अपने पास में, आ जाएगा ना। और दूसरा जब विकर्ण आ जाएगा तो हम समचतुर्भुज का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेना कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब तीसरी आकृति आती है समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, देखो क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा समानांतर हो, आमने सामने की भुजाओं का। ठीक है, जैसे ये भुजा और ये भुजा क्या है? समानांतर है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी। अगर दोनों भुजाएं क्या हो जाती? समानांतर हो जाती, तब तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाता। लेकिन सिर्फ एक ही जोड़ा क्या है? समांतर है, इसलिए क्या है? समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी या ऊंचाई, कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं ना। जैसे मान लो कि इसकी लंबाई है 16 और इसकी लंबाई है 10, तो इन दोनों का तो योग कर देंगे अपन, 1/2 इंटू 16 प्लस 10 और इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई वही बात मैंने बताई थी कि ऊंचाई इनमें से कुछ भी नहीं होती, लंबवत जो रेखा खींची रहती है आधार पर वो उसकी ऊंचाई होती है।
तो इस शीर्ष से या इस शीर्ष से जो सामने वाली भुजा पर अपन जो लंब डालेंगे वो उसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो वो आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी या ऐसी कोई कंडीशन होगा जिससे अपन उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो उसकी ऊंचाई कहलाएगी h। तो इस प्रकार से अपन समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए चतुर्भुज। अब एक सिंपल चतुर्भुज भी आ जाता है कई बार। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला कब काम आएगा? जब अपने पास इस प्रकार का एक चतुर्भुज है कि उसका एक विकर्ण दिया हुआ है आपके पास में और इस विकर्ण पर लंब डाले हुए हैं, इस प्रकार से ये लंब डाले गए हैं, ठीक है, और ये लंब की जो लंबाई है वो भी आपको दी हुई रहती है। तो जब जाके ये वाला फॉर्मूला काम आएगा 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, यानी दोनों विकर्ण जितने भी माप के हैं 2 या 3 तो दोनों को जोड़ दो। विकर्ण की लंबाई आपको दी रहेगी, जैसे 10 दे रखी है तो आप क्या करोगे 1/2 इंटू विकर्ण का मान 10 इंटू दोनों लंबों को जोड़ दोगे 2 + 3 और इस प्रकार से इसको सरल कर दोगे 5 × 3 और 2 5 तो 25 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ये सूत्र कब काम आएगा? जब विकर्ण दे रखा हो और विकर्ण पर डाले गए लंब दे रखे हो, 2 लंब। अब देखिए एक चतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है जब आपको विकर्ण तो दे रखा हो लेकिन लंब नहीं दे रखे हो, विकर्ण पर डाले गए लंब आपको नहीं दे रखे हो, ऐसा मान भुजाएं, ठीक है, कोई क्या है अलग अलग इनका मान है 6, 7, 8, 9 और ये विकर्ण भी आपको दे रखा है 12। इस प्रकार का आपको चतुर्भुज दे दिया माना कि, तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ? कोई भी फॉर्मूला नहीं काम आ रहा, कैसा भी चतुर्भुज नहीं है, ना ये समांतर है, ना ये समलंब है, ना समचतुर्भुज है, ना आयत है, ना वर्ग है, कुछ भी नहीं है और इस पर लंब भी नहीं डाल रखे तो अपन लंब वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। तो ऐसी कंडीशन में जब चतुर्भुज दिया रहता है उसकी सारी भुजाएं आपको दे रखी है और विकर्ण भी आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे ABCD एक चतुर्भुज है, इसके 2 टुकड़े कर लो, ये 1 और ये 2 त्रिभुज बन गए इसमें, त्रिभुज ABC प्लस दूसरा त्रिभुज कौन सा बन गया ACD। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप किससे निकालोगे? हीरो के सूत्र से। अभी लास्ट वीडियो में बताया था ना मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, जब तीनों भुजाएं असमान हो तो उस हीरो के सूत्र से आप दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के और उन्हें जोड़ दोगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये आपके सारे चतुर्भुज पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब इनके अपन क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।